अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास लेक्चर नंबर 26 और इसमें हम लास्ट टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे, जो कि है डिकोडर। और इसमें हम इसका एक सब टॉपिक या एप्लीकेशन कवर करेंगे जो है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बूलियन फंक्शन यूजिंग डिकोडर। तो डिकोडर से अगर हम चाहें तो लास्ट लेक्चर में जैसे कि बताया गया था कि कोई भी एसओपी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कोई भी बूलियन एक्सप्रेशन इम्प्लीमेंट कर सकते हैं जो कि स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म में हो। ठीक, तो यहाँ पे एक एग्जांपल हमने ली है और एग्जांपल है इत्तेफाक से फुल एडर, जो मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी। तो इसमें क्या है कि मैंने अपने फुल एडर को स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया, और मुझे पता है कि सम की जो इक्वेशन या सम, मैंने ट्रुथ टेबल देखा हुआ था, मुझे पता है ट्रुथ टेबल में सम कब कब वन आता है, मिन टर्म नंबर 1 पर, मिन टर्म नंबर 2 पर, मिन टर्म नंबर 4 पर एंड मिन टर्म नंबर 7 पर। मैंने ट्रुथ टेबल से इसको जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। और कैरी 3 पर, 5 पर एंड 6 पर एंड 7 पर आती है 1। ये भी मैंने ट्रुथ टेबल को देखते हुए यहाँ पर लिख लिया। अब आपको याद होगा इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने पूरा प्रोसीजर किया था, पूरा सिंथेसिस इसका प्रोसेस किया था कि पूरा के मैप बनाया, फिर के मैप या अलजेब्रिक मैनिपुलेशन से इसकी इक्वेशन लेकर आए थे, फिर इक्वेशन के बाद फाइनली हमने इसकी हार्डवेयर रियलाइजेशन की थी। तो आज हम वैसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, हम वही फर्स्ट स्टेप पे खड़े हुए हैं, बस ट्रुथ टेबल से हमने इसकी मिड टर्म फाइंड आउट करनी, या यूं कहने समराइज करके लिख लिया इन फॉर्म ऑफ मिड टर्म्स। ठीक है, तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया कि भाई यहाँ यहाँ मिनटर्म्स और मिनटर्म्स का सेट है। ये कैसे पता कि स्मॉल एम से लिखा हुआ है और समीशन का साइन मौजूद है, तो ये बता रहे हैं सम ऑफ दीज मिनटर्म विल प्रोड्यूस सम इक्वल्स टू 1 एंड सम ऑफ दीज मिनटर्म विल प्रोड्यूस कैरी इक्वल्स टू 1। तो ये मैंने ट्रुथ टेबल आप चेक कर लीजिएगा रेफरेंस के तौर पे कि 1 2 4 7 पे सम 1 आ रहा है और 3 5 6 7 पे कैरी 1। तो अब ये सर्किट अगर मुझे इम्प्लीमेंट करना हो तो या तो मैं वही पूरा सिंथेसिस का प्रोसेस करूं, या अदर वे अराउंड कि मेरे पास एक डिकोडर मौजूद है और मैं उससे इसको इम्प्लीमेंट करूं। अच्छा, अब डिकोडर से अगर मैं इम्प्लीमेंट करना चाह रहा हूँ तो मुझे एक चीज का ध्यान रखना है कि मुझे डिकोडर कौन सा यूज करना है, यानी कितने बिट का यूज करूं डिकोडर। तो इसका बड़ा आसान सा तरीका है, आप देख लें कि आपके नंबर ऑफ इनपुट जो है वो कितने। तो ये रहा ट्रुथ टेबल, और ट्रुथ टेबल में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ इनपुट जो है वो मेरे पास है 3। ठीक है, एक्स वाई जी। तो मुझे जो डिकोडर यूज करना होगा उसके इनपुट्स भी 3 होने चाहिए, यानी 3 इनपुट्स वाला डिकोडर। तो 3 इनपुट्स होंगे उस डिकोडर के, तो आउटपुट उसके ऑटोमेटिकली 8 हो जाएंगे। तो 3 इंटू 8 वाला डिकोडर मुझे रिक्वायर्ड है इस फुल एडर को इम्प्लीमेंट करने के लिए। ये आप देख सकते हैं, टैली भी कर सकते हैं। कैरी में देखें 1 आ रहा है 3 पर और आखिर में 5 6 7 पर, और सम में 1 कब आ रहा है 1 पर, 2 पर और 4 पर और 7 पर। तो इस ट्रू टेबल से देखते हुए ये एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखी गई हैं जो लिखी हुई। ठीक, तो अब मेरा काम है डिकोडर से इस सर्किट को इम्प्लीमेंट करना, जो कि बहुत ही सिंपल है। मैंने डिकोडर लिया, ठीक है। अब डिकोडर की जो है, मैं अंदर स्कीमेटिक डायग्राम पे नहीं जा रहा, बस उसकी ब्लॉक डायग्राम यूज कर रहा हूँ और बस मुझे ये करना है। ठीक है, अच्छा वायर्स जो है ध्यान रखें, 0 यहाँ पे मैंने शो नहीं करी हुई क्योंकि 0 पे ना कैरी है ना सम है। तो 0 वायर है लेकिन वो किसी भी चीज से कनेक्टेड नहीं है, यानी मैं आपको दिखा देता हूँ। 0 वायर यहाँ पे है लेकिन 0 चूंकि ना इस इक्वेशन में आ रही है ना ही इसमें आ रही है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। ठीक है, तो 0 की वायर किसी में भी नहीं आ रही। तो मैंने किया क्या, आपको पता है कि डिकोडर के अंदर मेरे पास मिन टर्म्स या प्रोडक्ट्स होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मेरे पास क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, क्योंकि सारे के सारे एंड गेट लगे होते हैं। तो इसके अंदर मेरे पास प्रोडक्ट्स होते हैं। ऐसे लिखना बड़ा मुश्किल होता है। मैं इसके अंदर मेरे पास डिकोडर के अंदर प्रोडक्ट्स होते हैं या प्रोडक्ट टर्म्स होती हैं। ठीक है, डिकोडर के अंदर प्रोडक्ट टर्म्स मौजूद हैं और मुझे सिर्फ आगे क्या करना है, उनका सम करना है। तो ये पूरी एसओपी बन जाएगी। ठीक है, तो वही वाली बात, एंड गेट्स अंदर मौजूद थे। एंड गेट्स में से मुझे अगर सम की इक्वेशन चाहिए तो सम की इक्वेशन कैसे आ सकती है कि मुझे सिर्फ ये देखना है
कि सम से मैं कौन कौन सी वायर कनेक्ट करूं अपने प्रोडक्ट टर्म्स की। जाहिर सी बात है प्रोडक्ट टर्म में मुझे कौन सी इंक्लूड करानी है, 1 2 4 7। तो आप देखें मैंने 1 वाली वायर यहाँ से कनेक्ट कर दी है, ये 2 वाली भी इसमें कनेक्ट कर दी है, और ये 4 वाली भी इसमें कनेक्ट कर दी है, और ये 7 वाली इसमें कनेक्ट कर दी है, और इसको कर दिया सारों को मिला के। और कह रहा हूँ ये जो चीज कहलाएगी, इसका जो आउटपुट जो भी आएगा वो कहलाएगा सम। सिमिलरली कैरी में क्या था, 3 5 6 7, तो 3 वाली वायर इससे कनेक्ट कर दी और 5 6 7 कनेक्ट कर दी, और कह रहा हूँ इसका जो भी आउटपुट आएगा वो कहलाएगा कैरी। तो सिर्फ इतना कह देना काफी है नहीं, इसको हम प्रूफ करके देख लेते हैं। प्रूफ कैसे होगा, मैं इनपुट में से कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन उठाता हूँ, चेक करता हूँ उसमें कैरी और सम की वैल्यू क्या आ रही है। से मैंने ये 0 0 वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई किया, यानी यहाँ पे अप्लाई हो रहा है इस वक्त 0 0 0। अब आपको पता है डिकोडर का बिहेवियर क्या है, वो एक वक्त में एक लाइन को ऑन करता है, और इस वक्त कौन सी लाइन ऑन हो रही है, 0। तो इस वक्त 1 आ रहा है इस लाइन पर, और बाकी सारी लाइंस पे क्या आ रहे होंगे, 0। यानी इस पे भी 0 आ रहा होगा, इस पे भी 0 आ रहा होगा, इस पर भी 0 आ रहा होगा, और इस पर भी 0 आ रहा होगा, इस पर भी 0 आ रहा होगा, इस पर भी 0 आ रहा होगा, इस पर भी 0 आ रहा होगा। तो इस केस में अगर ये सारी इनपुट लाइन जो सम से कनेक्टेड है इन पे 0 आ रहा है, तो सम विल बी 0। और सिमिलरली कैरी से जो लाइन सारी कनेक्टेड है वो भी 0 है, तो ऑल 0 पे और गेट देता है 0। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो मेरा आउटपुट जनरेट हुआ है, सम भी 0 एंड कैरी भी 0 जनरेट हुआ है। तो ये कॉम्बिनेशन तो प्रूफ हो गया। हम एक और कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। से मैंने कॉम्बिनेशन अप्लाई किया 0 1 0। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन अगर मैंने अप्लाई किया तो 0 1 0 का मतलब है यहाँ पर आ जाएगा 1, और यहाँ से भी मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से हट जाएगा और यहाँ से हट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई कर दिया 1। तो ये कोड है 2 का कोड का मतलब ये है कि 2 वाली लाइन पे सिर्फ और सिर्फ आ रहा होगा 1, और बाकी सारी लाइंस पे आ रहे होंगे 0। तो 2 वाली लाइन जो है सम से कनेक्टेड है, और गेट में एक भी 1 आ जाता है तो आउटपुट विल बी 1। लेकिन कैरी की किसी भी लाइन पे 1 नहीं है, तो कैरी रिमेन्स 0। तो इस कॉम्बिनेशन पे आप देख सकते हैं सम 1 आ रहा है और कैरी मेरे पास आ रही है 0। ये सही आ रहा है। इसी तरह हम तीसरा कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं। तीसरा कॉम्बिनेशन हमसे ट्राई कर लेते हैं 101। ठीक है, 101 का मतलब है कि यहाँ से मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसको भी इरेज कर देता हूँ, और 5। तो अब मैंने जो कोड अप्लाई करना है वो करना है 101। 101 का मतलब मुझे पता है कि डिकोडर की सिर्फ 5 वाली लाइन पर 1 आएगा, बाकी सारों पे आ रहे होंगे 0। तो 5 वाली लाइन किससे कनेक्टेड है, आप देखें तो 5 वाली लाइन कनेक्टेड है कैरी से। तो कैरी मेरे पास 1 आ जाएगी इस केस में। लेकिन सम से कहीं पे भी 5 वाली लाइन कनेक्टेड नहीं है, देख सकते हैं आप सम में कहीं पे भी 5 नहीं आता, कैरी में आता है 5, सम में नहीं आता, तो सम हो जाएगा मेरा 0। यानी सम 0 कैरी 1, और आप ये वाली चीज यहाँ से वेरीफाई भी कर सकते हैं कि सम 0 और कैरी 1। ठीक है, एक और कॉम्बिनेशन ट्राई कर लेते हैं और बात को क्लैरिफाई करने के लिए, लास्ट वाला कॉम्बिनेशन 111। 111 का मतलब है 7। 111 का मतलब है 7। और बाज़ाहिर आपको देखने से भी बात पता लग गई होगी कि 7 चूंकि आप दोनों सेट्स को देखें तो दोनों में आ रहे हैं, यहाँ पर भी 7 इंक्लूडेड है, यहाँ पर भी 7 इंक्लूडेड है, तो 7 के कोड पे दोनों 1 जनरेट करेंगे। तो 111 का मतलब ये 1 आया और यहाँ पे 1 आया। तो अगर आप देखें तो 7 वाली वायर ये जाके कैरी में भी कनेक्ट हो रही है, और यही वायर जाके सम में भी कनेक्ट हो रही है। तो ये 1 जो है यहाँ पर भी आ जाएगा, ये 1 यहाँ पर भी आ जाएगा, और गेट के एक भी इनपुट पे 1 आ जाए तो आउटपुट विल बी 1। तो ये प्रोड्यूस कर देगा 1 1, जो कि आप टैली कर सकते हैं ट्रुथ टेबल से कि एक्सपेक्टेड आउटपुट है। तो इस तरीके से मैं डिकोडर से एक फुल एडर इंप्लीमेंट कर सकता हूँ विदाउट गोइंग इनटू दैट निटी-ग्रिटी डिटेल्स। यानी पूरा सिंथेसिस का प्रोसीजर जो है मैं स्किप कर सकता हूँ अगर मेरे पास एक डिकोडर हो। ठीक है,
फायदा क्या होगा, डिकोडर की आईसी रेडीमेड मिल जाएगी, टेस्टेड होगी, कोई मसला नहीं है। मुझे सिर्फ क्या चाहिए, मुझे डिजाइन करने का तरीका आना चाहिए। मैं फुल एडर डिकोडर से भी डिजाइन कर सकता हूँ अगर मेरे पास ये इंफॉर्मेशन है कि डिकोडर के अंदर ऑलरेडी एंड गेट्स का स्टेज बना होता है, यानी ऑलरेडी मिन टर्म्स वाला स्टेज कवर हुआ होता है और आगे सिर्फ और गेट मिसिंग होते हैं पूरा सर्किट बनाने के लिए, क्योंकि हर सर्किट स्टैंडर्ड एसओपी फॉर्म से बन सकता है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन या ये कॉन्सेप्ट मेरे पास है तो मैं अपने सर्किट इम्प्लीमेंटेशन के लिए इजी वे आउट या स्मार्ट वे आउट निकाल सकता हूँ। तो हर सर्किट आप मेड फ्रॉम स्क्रैच जरूरी नहीं है बनाए, आप डिकोडर से भी हर सर्किट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बस एडिशनली आपको और गेट लगाना पड़ेंगे, जितने आउटपुट्स हो आप उतने और गेट लगा लें। लेकिन यहाँ पे एक चीज जरूर है, सर्किट की करंट ड्राइविंग कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है। जैसे कि ये वाला आउटपुट 7 वाला देखें, इस वक्त 2 और गेट को ड्राइव कर रहा है, ठीक है। फैन आउट, फैन आउट कहलाती है चीज। तो आईसी की जब भी आप डिकोडर की लें तो उसकी डेटा शीट जरूर पढ़ें कि वो कितनी आईसी को आगे फर्दर ड्राइव करवा सकता है, यानी फैन आउट क्या है, करंट कितना डिवाइड हो सकता है। तो अगर आपके सर्किट, जाहिर सी बात है, मैंने बताया था ना कि रिक्वायरमेंट पूरी करता है करंट ड्राइव की तो सही चलेगा, लेकिन अगर आपने मिस कर दिए इलेक्ट्रिकल डिटेल्स तो हो सकता है वो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर शो करे। तो थेरेटिकली तो सब सही है, सिमुलेशन पे करेंगे सब सही आएगा, लेकिन हो सकता है एक्चुअल हार्डवेयर पे जाएं तो मसला आ जाए, क्योंकि आपने उसकी फैन आउट की कैरेक्टरिस्टिक को इग्नोर कर दिया। तो हमेशा जब एक्चुअली फिजिकल सर्किट बनाएं तो अपने सर्किट डायग्राम पहले फाइनल करें, सिमुलेशन करें, सिमुलेशन में ओके हो जाए तो पता है कि लॉजिकली तो ठीक है। फिर आप देखें कि ये आईसी मुझे इतने गेट ड्राइव करने हैं तो इतने फैन आउट वाली चाहिए। तो आईसी के वेरिएंट्स होते हैं, जैसे पढ़ाए थे ना मैंने, एलएस होता है, एस होता है। तो अलग अलग उनके वेरिएंट्स हैं, कोई हाई करंट होती है, कोई हाई फ्रीक्वेंसी होती है, कोई लो पावर होती है। तो इस तरीके से आप देख के अपनी सिचुएशन सिनेरियो को देखते हुए, अपने स्पेशल नीड को देखते हुए वो पर्टिकुलर मॉडल ऑफ आईसी लेंगे। उसी आईसी के मल्टीपल वेरिएंट्स आते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आई कि किस तरीके से हमने फुल एडर का सर्किट इंप्लीमेंट कर लिया यूजिंग डिकोडर। और वही सिंपल सी साइंस है कि एसओपी प्रोडक्ट इसमें मौजूद थे, मैंने आगे सम कर दिया तो एसओपी पूरी हो गई, एसओपी पूरी हो गई तो सर्किट बन गया। ये बात क्लियर है? क्लियर नहीं भी है तो स्टेप बाय स्टेप आगे भी देखते हैं। यही चीज मैंने एक्सपेंड करके बताई हुई है कि से मैंने कॉम्बिनेशन अप्लाई किया 0 0 0, तो ये वाला कॉम्बिनेशन अप्लाई हुआ है तो ये आउटपुट मेरे पास आए। और 0 पे 1 था, 0 किसी से कनेक्टेड नहीं है तो सम और कैरी मेरे दोनों 0 0 आ जाएंगे, ठीक है। और फिर इसी तरीके से अगर मैंने कॉम्बिनेशन अप्लाई किया 0 0 1 सेकेंड कॉम्बिनेशन, तो इसका मतलब ये होगा कि आउटपुट सिर्फ 1 वाला ऑन होगा, बाकी सारे ऑफ हो जाएंगे। और 1 वाला सिर्फ और सिर्फ सम से कनेक्टेड है तो सम ऑन हो जाएगा, कैरी ऑफ ही रहेगी, यानी 0 ही रहेगी। और ये ट्रुथ टेबल से बात वेरीफाई होगी। इसी तरह तीसरा कॉम्बिनेशन हमने अप्लाई किया 1 1 1 का, तो इसमें क्या होगा कि 7 वाले कॉम्बिनेशन पे 1 आएगा, और 7 चूंकि सम और कैरी दोनों से कनेक्टेड है तो एस और सी दोनों मेरे हाई हो जाएंगे, जो कि ट्रुथ टेबल से बात वेरीफाई भी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझ में आई है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें कि ये फंक्शन इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रही है यूजिंग डिकोडर? जी क्लास, थोड़ा फीडबैक रिक्वायर्ड है। देखिए, अगर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्लास में तो फिर फाइनल एग्जाम में भी वही होगा जो आप लोगों का मिड में हुआ। बात समझ में नहीं आई होगी, नहीं पूछेंगे क्वेश्चन, तो फिर जाहिर सी बात है एग्जाम कैसे देंगे। एग्जाम में भी बात समझ में नहीं आएगी कि टीचर क्या पूछ रहे हैं, क्या क्वेश्चन है। आप फिर आप कंप्लेन करेंगे कि सर आपने मार्क्स डिडक्ट कर दिए, आपने फेल कर दिए। सब फेल पास होना स्टूडेंट के अपने हाथ में होता है, ठीक है। उसकी अपनी प्रिपरेशन पे होता है। प्रिपरेशन तब होगी जब उसे बात समझ में आएगी, और बात समझ में तब आएगी जब वो इंटरेस्ट लेगा, क्वेश्चन करेगा। तो काइंडली क्वेश्चन पूछा करें, आपके अपने भले के लिए। मेरे लिए तो बहुत आसान होता है, मैंने पीपीटी चलाई और बोलता चला गया, आप लोगों ने कोई क्वेश्चन नहीं किया। ये तो टीचर के लिए ब्लेसिंग है, स्टूडेंट कोई क्वेश्चन ही नहीं करता। लेकिन आप लोगों का इसमें वही वाली बात है कि नुकसान है अगर आप क्वेश्चन नहीं करते। तो काइंडली स्टे अटेंटिव और पार्टिसिपेट कीजिए फॉर योर ओन सेक, ठीक है। तो खामोशी है, फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ अगली एग्जाम्पल पे।
implement the following logic function using decoder and logic gates। अच्छा, अब हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है, मैंने इसकी एसओपी भी लिखी हुई है, यानी मिन टर्म्स भी लिखी हुई है और मैक्स टर्म्स भी लिखी हुई है, और इसको इम्प्लीमेंट करने के हमारे पास मल्टीपल वेज भी, कि अगर मेरे पास से ये वाला कॉम्बिनेशन है कि सम मिन टर्म्स हैं 0 1 4 6 7, तो ऑब्वियस सी बात है मैक्स टर्म्स कौन सी होंगी, रिमेनिंग वन, और रिमेनिंग वन क्या है 2 3 5। तो एक फंक्शन है मेरे पास, तो अब हम इस फंक्शन को 4 पॉसिबल वेज में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मिन टर्म मॉडल है एक हमारे पास और मैक्स टर्म मॉडल भी है। मिन टर्म मॉडल ये है कि यूज अ डिकोडर विथ एक्टिव हाई आउटपुट, और दूसरा पॉसिबल कॉम्बिनेशन ये भी हो सकता है कि मेरा डिकोडर एक्टिव लो निकला है, ये भी तो हो सकता है कि मेरा डिकोडर एक्टिव लो आ जाए। तो अगर एक्टिव हाई डिकोडर है तो वही करेंगे जो भी हमने प्रीवियसली किया। एक्टिव हाई का मतलब है इंटरनली एंड गेट लगे हुए हैं, और एंड गेट के आगे अगर मैं और गेट लगा दूं तो सम ऑफ प्रोडक्ट बन जाता है या सम ऑफ मिन टर्म बन जाता है। लेकिन अगर मेरा डिकोडर एक्टिव लो आउटपुट दे रहा है, और एक्टिव लो आउटपुट का मतलब ये है कि मेरे जो डिकोडर के अंदर है वो एंड गेट नहीं बल्कि नैंड गेट लगे हुए हैं। तो नैंड गेट लगे हुए हैं, तो नैंड गेट से मैं क्या कर सकता हूँ, उसके आगे अगर नैंड गेट ही लगा दूं, तो आपको याद होगा कि एसओपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए नैंड नैंड वाली लॉजिक भी यूज होती है। अगर मैं उस पर डिमॉर्गन अप्लाई कर दूं, तो इसमें मैं क्या करूंगा कि डिमॉर्गन अप्लाई करके यानी डबल कॉम्प्लीमेंट लूं और सिंगल को सॉल्व कर लूं, तो ऊपर वाली इक्वेशन आपको पता है, यानी ये इक्वेशन कन्वर्ट हो जाती है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन पे अगर मैं डबल कॉम्प्लीमेंट लूं, यानी नैंड इसको करना हो तो करने का तरीका यही होता है, डबल कॉम्प्लीमेंट लूंगा तो इंटरनल को सॉल्व कर लूं तो ये बन जाएगी। ठीक है, तो अगर इंटरनली एक्टिव लो है तो मैं नैंड गेट लगा के भी एसओपी इंप्लीमेंट कर सकता हूँ, यानी वो नैंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ एसओपी इंप्लीमेंट होगी एक्चुअली। ठीक है, तो ये तो समझ में आने वाली बात है कि और गेट वाली एसओपी को मैं नैंड वाली एसओपी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे भी वही कन्वर्जन हो रही है कि अगर इंटरनली नैंड लगे हुए तो आउटपुट पे भी मैं नैंड लगा दूंगा, तो वो नैंड रिप्रेजेंटेशन बन जाएगी। अगर एक्टिव लो है तो इंटरनली नैंड, एक्टिव हाई तो इंटरनली एंड है, तो फिर मैं और ही लगाऊंगा। तो ये ध्यान रखिएगा, एक्टिव हाई के साथ अगर आप मिड टर्म्स इंप्लीमेंट करें तो और गेट, मैक्स टर्म इंप्लीमेंट सॉरी एक्टिव लो के साथ अगर मिड टर्म इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो नेट। दूसरा मॉडल है हमारे पास मैक्स टर्म का मॉडल। अब मैक्स टर्म का मतलब है कि इसके अंदर आपके पास जो है ये टर्म आ रही है मैक्स टर्म्स। मैक्स टर्म और मिन टर्म जाहिर सी बात है एक दूसरे का इन्वर्ट होती है। इन्वर्ट होने का मतलब ये है कि अगर एक्टिव हाई में मैं ऊपर और गेट यूज कर रहा था तो नीचे नॉर गेट यूज कर लूंगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट का ही फर्क है ना सिर्फ। ये मैंने इक्वेशन लिखी हुई है ना कि मिन टर्म अगर मैक्स टर्म ये है तो ये मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट है, तो ये मिन टर्म का कॉम्प्लीमेंट है। आप जो भी मिन टर्म से इंप्लीमेंट करें उसका कॉम्प्लीमेंट कर लें तो एग्जैक्टली मैक्स टर्म ही आ जाती है। तो सिंपल क्या है, और गेट जहां यूज हो रहा था वहां पे आप नॉर गेट कर लेंगे, और नैंड गेट यूज हो रहा था तो वहां पे एंड गेट यूज कर लेंगे, यानी नैंड का इन्वर्ट करेंगे तो एंड बन जाएगा, और का इन्वर्ट करेंगे तो वो नॉर बन जाएगा। तो दोनों तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। ठीक है, तो ये वही वाली बात है कि आपकी नैंड नॉर रिप्रेजेंटेशन थी, क्या थी, नॉर रिप्रेजेंटेशन ऊपर वाली है, ठीक है, और नीचे वाली आपकी नॉर्मल एंड और रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी। तो इस एग्जांपल को करके देख लेते हैं चारों से। तो पहला तरीका सिंपल, एक्टिव हाई है तो मैंने और गेट लगा दिया। नंबर याद रख लो क्या थे मेरे पास, नंबर है 0 1 4 6 7। 0 1 4 6 7 मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, 0 1 4 6 7। तो कॉर्नर में लिख लेता हूँ, मिन टर्म्स की, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ पे मेरा हाई है 0 1 4 6 7। ठीक है, यहाँ पे मेरा आउटपुट हाई है। तो आप देखें मैंने 0 1 4 6 7 को और लगा दिया। अब कह रहे हैं अगर आपका इन्वर्टर सॉरी डिकोडर कौन सा है, अगर आपका डिकोडर एक्टिव हाई आउटपुट वाला है तो आप और गेट यूज कर लेंगे, मैंने और गेट यूज कर लिया। ठीक है, लेकिन अगर आपका डिकोडर एक्टिव लो वाला है, एक्टिव लो वाला है तो आपको बताया था ना अभी एक्टिव लो में मैं एसओपी नैंड रिप्रेजेंटेशन वाली इंप्लीमेंट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे नैंड गेट यूज कर लिया।
क्योंकि नैंड और नैंड रिप्रेजेंटेशन भी तो होती है एसओपी की। हमने ये सर्किट भी इंप्लीमेंट किया, यानी अंदर सारे नैंड गेट हैं और नैंड नैंड से भी एसओपी इंप्लीमेंट हो जाती है। ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है कि मैं मैक्स टर्म्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैक्स टर्म का मतलब है जो इस सेट में मौजूद है उसके अलावा वाली। इस सेट में क्या मौजूद है, 0 1 4 6 7। तो एब्सेंट कौन सी है, एब्सेंट कौन सी है यहाँ पे लिख लेता हूँ। एब्सेंट है मेरे पास 2 3 5। ठीक है, ये एब्सेंट है। तो इसमें मैं ये यूज करूंगा। अगर मैं ये यूज करूंगा तो जाहिर सी बात है इसमें अगर और आ रहा था तो इसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसका मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। ठीक है, जो भी रिजल्ट आएगा उसका मैं कॉम्प्लीमेंट ले लूंगा। यानी एसओपी से इंप्लीमेंट करूं या पीओएस को इंप्लीमेंट करके उसका कॉम्प्लीमेंट ले लूं, बात एक ही है। तो यहाँ पे अगर मैं पीओएस से इंप्लीमेंट करूंगा तो और के बजाय नॉर गेट यूज हो जाएगा, क्योंकि जो भी इसका रिजल्ट आएगा इसका इन्वर्ट करता हूँ तो वो यही आ जाएगा जो ऊपर आ रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इससे क्या फायदा है कि मैंने ऊपर वाले में इंप्लीमेंट और से हो तो रही है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में नॉर से क्यों करूं। इसका फायदा ये है, अगर आप ध्यान दें वायरिंग्स, या जो मैंने बताया ना हमेशा उन टर्म्स से इंप्लीमेंट करेंगे फंक्शन जो कम हो। तो इसमें देखिए नंबर ऑफ जीरोस कम है, तो इसमें 3 वायर्स जा रही हैं, 3 आईसी के आउटपुट जनरेट हो रहे हैं, जबकि ऊपर वाले में 5 हो रहे हैं। तो इस तरह कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि आप जो है मैक्स टर्म्स इंप्लीमेंट करें वो ज्यादा इजी या कॉस्ट इफेक्टिव होता है। तो उसमें बस सिर्फ आपको ये काम करना है कि इधर और था तो इधर नीचे आप क्या लगा देंगे, नॉर लगा देंगे। इससे क्या होगा, आपका सर्किट और मजीद सिंप्लीफाई हो जाएगा 5 वायर्स के बजाय सिर्फ 3 वायर कनेक्ट करने में। एंड सेम गोज हेयर कि यहाँ पे भी आपको यही करना पड़ेगा अगर आप मैक्स टर्म्स इंप्लीमेंट कर रहे होंगे। तो रीजन वही है कि अगर एक्टिव हाई टाइप का है तो आपको नैंड गेट यूज करना है, लेकिन अगर जाहिर सी बात है कि आप मैक्स टर्म इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो आप एंड गेट यूज कर देंगे। और रीजन वही है, इधर नैंड था तो इधर नैंड है, क्योंकि ऊपर आपने मिन टर्म्स अप्लाई करी थी, मिन टर्म्स का अगर कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो मैक्स टर्म हो जाएगी। और रीजन यहाँ पे भी बिल्कुल वही है कि 5 वायरिंग के बजाय मुझे सिर्फ 3 वायरिंग करनी पड़ सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपके पास सिनेरियो क्या है। हो सकता है आपको आईसी एक्टिव लो मिल जाए और उसमें 3 मिन टर्म्स। तो अच्छा चलिए मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि आप इन 4 में से, अच्छा नंबर भी डाल देता हूँ, दैट इज 1, इट इज 2, इट इज 3 एंड दैट वन इज 4। अब आप लोगों को मैं एक सिनेरियो देता हूँ, आप मुझे बताइए कि आप कौन सी वाली इंप्लीमेंटेशन करना चाहेंगे। सिनेरियो ये है कि आपके पास डिकोडर की जो आईसी है वो एक्टिव लो है। ठीक है, सिनेरियो क्या है, आपके पास डिकोडर की आईसी एक्टिव लो है और मिन टर्म्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। डिकोडर की आईसी एक्टिव लो है और मिन टर्म सिर्फ और सिर्फ 2 हैं, यानी मैक्स टर्म आपके पास 6 हैं। तो अब आप बताइए इस सिचुएशन में कौन सा वाला कॉम्बिनेशन आपके ख्याल में बेस्ट फिट होगा। बिल्कुल सेकंड वाला बेस्ट फिट होगा, क्योंकि एक तो बात मैंने कह दी एक्टिव लो है। एक्टिव लो का मतलब है ये वाला ऑप्शन भी कट गया और ये वाला ऑप्शन भी कट गया। तो अब मुझे इसमें देखना है। अब मैंने बताया कि मिन टर्म है 2, मिन टर्म 2 का मतलब ये है कि ये मिन टर्म वाला प्रोसीजर ज्यादा इजी होगा, 2 वायर्स लगेंगी। अगर मैक्स टर्म 2 होती तो ये वाला ज्यादा सुटेबल होता, तो ये वाली कॉम्बिनेशन यूज होती। ठीक है, तो आप बात समझ गए। अब इसी तरह अगर फर्ज करें मैं आपको कहता हूं कि आपके पास एक्टिव हाई है। ठीक है, एक्टिव हाई है विथ 4 मैक्स टर्म्स। एक्टिव हाई डिकोडर है, 3 इनपुट्स का ही वाला है विथ 4 मैक्स टर्म्स। बताइए कौन सा यूज करेंगे। एक्टिव हाई डिकोडर विथ 4 मैक्स टर्म्स, बिल्कुल सही। 1 और 3 में से कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि मैक्स टर्म 4 है तो मिन टर्म भी 4 ही होंगे। तो इधर आपके पास चॉइस है, आप मैक्स टर्म से इंप्लीमेंट कर लें या मिन टर्म से, दोनों ही बराबर हैं। तो इधर दोनों सही कॉम्बिनेशन कौन से होंगे, 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। लेकिन चूंकि एक्टिव हाई है तो ये वाले कॉम्बिनेशन आप इग्नोर कर देंगे, क्योंकि इसमें तो आपके पास आईसी नहीं है तो आप ये वाला कर ही नहीं सकते। तो चूंकि 4 4 थे
तो आपकी मर्जी, आप मिन टर्म से इंप्लीमेंट कर लें या मैक्स टर्म से, इट्स अप टू। ठीक है, इसका मतलब है बात समझ में आ गई। तो थोड़ी सी रीअश्योरेंस है मेरे लिए। तो आगे बढ़ता हूँ, आगे देखते हैं इसमें क्या है हमारे पास। अच्छा, इनेबल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे अब मैं आपको दे रहा हूँ। कैन डिकोडर ऑफन कम्स विद एन इनेबल सिग्नल सो दैट द डिवाइस इज ओनली एक्टिव व्हेन द इनेबल इज 1। तो यहाँ पे एक एडिशनल इनपुट हमने इंट्रोड्यूस करवाया है। ठीक है, एडिशनल इनपुट है ये ई वाली लाइन। ठीक है, और ई पर अगर 1 होगा तो आप देखें कि मेरी आईसी जो है नॉर्मली ऑपरेट कर रही है, वरना नहीं कर रही। यानी अगर आपको मैं दिखाऊं कि देखें यहाँ पे E1 है। ठीक है, तो आप देखें अगर मैं 0 0 अप्लाई करता हूँ तो मेरा वही फंक्शन आ रहा है जो मुझे एक्सपेक्टेड था कि F0 पे 1 है, बाकी सब। मैं 1 0 करता हूँ तो 1 0 पे आप जैसे कि देख रहे हैं एक्सपेक्टेड जो था वही आ रहा है। लेकिन अगर मेरी इनेबल वाली जो है, इनेबल वाली जो है पिन पे मैं 0 दे दूं, यानी इसका मतलब इनेबल ऑफ कर दूं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स और एक्स। एक्स और एक्स का मतलब है ये, अच्छा थोड़ा सा कंफ्यूज ना होइएगा, ये एक्स वेरिएबल का नेम है और ये एक्स डोंट केयर या डजेंट मैटर वाला एक्स है। यानी इधर में 1 1 भी अप्लाई, इसका मतलब है एक्स में 0 और 1 के सारे कॉम्बिनेशन कवर हो रहे हैं। यानी एक्स की जगह पे 0 0 भी आ सकता है, एक्स की जगह पे 0 1 भी आ सकता है, एक्स की जगह पे 1 0 भी आ सकता है, और एक्स की जगह पर 1 1 भी आ सकता है। तो ये मतलब होता है एक्स एक्स इनपुट पे लिखने का। आउटपुट पे तो डोंट केयर होता है, इनपुट पे इसका मतलब होता है ऑल कॉम्बिनेशन, यानी 2 बिट के ऑल कॉम्बिनेशन। तो 2 बिट का ऑल कॉम्बिनेशन क्या है, कुछ भी आ जाए आउटपुट मेरा ऑफ ही रहेगा, आउटपुट मेरा ऑफ ही रहेगा, क्योंकि मेरी आईसी इनेबल नहीं है। ठीक है, तो इनेबल पिन भी रखी जाती है हर आईसी में। आप आगे देखेंगे कि इनेबल पिन होती है। इनेबल का मतलब यह है कि इस वक्त मेरे इनपुट का अफेक्ट होगा आउटपुट पे। अगर इनेबल नहीं है तो इनपुट का अफेक्ट आउटपुट पे नहीं जाएगा। और इसको इसीलिए रखा जाता है कि किसी भी वजह से आपके इनपुट फ्लक्चुएट कर गए, किसी भी वजह से आपके इनपुट फ्लक्चुएट कर गए, 1 का 0 0 का 1 हो गया, वोल्टेज आया या नॉइस आई, तो वो तो आउटपुट पे चला जाएगा। तो आप आउटपुट पे उसको ना जाने देने के लिए क्या करते हैं, इनेबल की पिन जो होती है उसको ऑफ करके रखते हैं। और सिर्फ इनेबल को तभी ऑन करते हैं जब आपकी एक्चुअल इंटेंशन होती है इनपुट को आउटपुट पे भेजने के लिए। तो इनेबल इसीलिए मैंने कहा था इट्स लाइक अ गेट। जब आप अलाउ करेंगे किसी बंदे को तो ही वो घर के अंदर एंटर होगा, अदरवाइज दरवाजा बंद है तो वो उस रास्ते पे जितनी भी टकरे मारता रहे वो अलाउ नहीं होगा। तो अनटिल और अनलेस वो जो बंदा मैंने बताया वो है, वो इनपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल सिर्फ तभी थ्रू होगा इस गेट के थ्रू जब आप उसको अलाउ करेंगे, और अलाउ करने के लिए आपको इनेबल पिन को एक्टिव करना पड़ता है। अब एक्टिव हाई भी होती है, एक्टिव लो भी होती है। यहाँ पे मैंने एक्टिव हाई बताई हुई है। एक्टिव हाई का मतलब 1 का मतलब ऑन ले रहा हूँ और 0 का मतलब ऑफ ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं उसी सर्किट को मॉडिफाई कर दूं जो हमने पहले बनाया था, ये सर्किट याद है, पहले हमने 3 का बनाया था, मैंने आपको 2 का दिखा दिया। 2 का फेयरली सिंपल है क्योंकि इसमें 2 इनपुट है, एक्स और वाई। ये एक्स और वाई और उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म मौजूद है आपके पास, आप देख सकते हैं। ये एक्स और उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है, ये वाई और उसकी कॉम्प्लीमेंटेड फॉर्म है। और पहले में आप देख सकते हैं 0 0 वाला कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, यानी कॉम्प्लीमेंटेड कॉम्प्लीमेंटेड। तो यहाँ पे एक्स बार आ रहा है और वाई बार आ रहा है। दूसरे वाले को अगर आप देख लें तो उसमें क्या आ रहा है, एक्स बार आ रहा है और वाई आ रहा है। तीसरे वाले को देखें तो उसमें क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है और वाई का बार आ रहा है। और चौथे वाले को देखें तो उसमें एक्स आ रहा है और वाई आ रहा है। ठीक है, अब आप जाहिर सी बात है जब एक्स बार वाई बार आ रहे हैं तो इसकी इक्वेशन में एक्स बार वाई बार ही आएगा जो कि F0 है। और दूसरे में बिल्कुल वैसी इक्वेशन जैसे हमने 3 की बनाई थी इधर 2 की। अब इनेबल पिन जब मैं ला रहा हूँ तो एक्चुअली मैं क्या करने लगा हूँ, एक और थर्ड इनपुट लाने लगा हूँ, और वो कैसे कनेक्ट हो जाएगा सारी गेट से ऐसे। ठीक है, तो सब गेट से इस तरीके से कनेक्ट हो जाएगा तो फिर मेरी गेट की इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, मेरी गेट की इक्वेशंस में तीसरा इनपुट आ गया एंड गेट में, और वो इक्वेशन क्या हो जाएंगी, ई डॉट एक्स बार वाई बार, ई डॉट एक्स वाई बार F1 के लिए, F2 के लिए ई डॉट एक्स वाई बार, और F3 के लिए ई डॉट एक्स वाई। तो 2 इनपुट्स के साथ तीसरा ई आ गया है और सबके साथ आ रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर ई 0 हो जाए यहाँ पर तो एंड गेट का बिहेवियर क्या होता है। ई अगर मैं 0 कर दूंगा तो ये इक्वेशन भी 0 प्रोड्यूस करेगी,
ये इक्वेशन भी जीरो प्रोड्यूस करेगी, ये इक्वेशन भी जीरो प्रोड्यूस करेगी, ये इक्वेशन भी जीरो प्रोड्यूस करेगी अगर ई यहाँ पर जीरो हो जाता है, क्योंकि एंड गेट की एक भी लाइन जीरो हो जाएगी तो एंड गेट विल प्रोड्यूस जीरो। तो इस तरीके से मैं इसको कंट्रोल कर रहा हूँ। और जब ये वन होगी, फर्स्ट करें ये वन होगी, तो इट ऑल डिपेंड्स कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। अगर यहाँ वन है तो एटलीस्ट इसने तो अलाउ किया हुआ है कि आप जा सकते हैं, इसने सबको वन कहा हुआ है, ये यू आर अलाउड टू गो, ठीक है। बाकी किस पे डिपेंड करेगा, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन पे। अब अगर एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन से आ रहा है 1 0, तो 1 0 का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ यही वाला एंड गेट है जिसपे 1 1 आ रहे होंगे, तो ये वाला एंड गेट ऑन होगा और इस पे 1 आ रहा होगा, बाकी सब पे क्या आ जाएंगे, 0। लेकिन ई का 1 होना जरूरी है, अगर ई 0 हो गया तो सारों पे 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से ये ट्रुथ टेबल सेटिस्फाई हो रहा है। तो ये इनेबल लाइन की बात समझ में आई क्लास? जी क्लास, इनेबल लाइन का कॉन्सेप्ट समझ में आया? ठीक है, गुड। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। इनेबल लाइन हो गई। अच्छा, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अभी हमने देखा तो उसमें डिकोडर में इनेबल लाइन एक ही थी। The decoder is enabled when e equals to 1. In most decoder, enable signal is zero enable, usually denoted by e bar या e क्या ये कह लें apostrophe। तो उस केस में डिकोडर क्या है, आपका जीरो पे इनेबल हो जाता है अगर इनेबल के ऊपर बार लगा हुआ है। जैसे कि ये मैंने आपको एग्जांपल दे दी है। अब इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर ई नॉर्मल है, लेकिन यहाँ पे ई कॉम्प्लीमेंटेड है। तो इसमें नॉर्मल का मतलब यह है कि 1 आएगा तो नॉर्मल ऑपरेशन, 0 आएगा तो ऑफ। आप देख सकते हैं टेबल से 0 आएगा तो ऑफ, डजेंट मैटर इनपुट पे कुछ भी आ रहा हो। लेकिन अगर इन्वर्टेड है तो इन्वर्टेड में 0 का मतलब नॉर्मल ऑपरेशन और 1 का मतलब ऑफ। आप देख सकते हैं कि जब 1 दिया तो डजेंट मैटर इनपुट पे कुछ भी आया, आउटपुट ऑफ रहेगा। तो एक्टिव लो भी हो सकता है इनेबल, एक्टिव हाई भी हो सकता है। हम लेकिन स्टार्ट कन्वेंशनल वे में करते हैं, हम 1 को ऑन और 0 को ऑफ लेके कर रहे हैं, लेकिन इसका अपोजिट भी पॉसिबल है। इट डिपेंड्स कि अगर आपने कोई फिजिकली आईसी ले ली बनी बनाई और उस पर ई के ऊपर बार लगा हुआ है तो फिर वो एक्टिव लो है, यानी 0 देंगे तो ऑन होगा, 1 देंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इससे ये मुराद है सिंपल। बिल्कुल, एक्चुअल आईसी जो आप लैब में यूज करेंगे ना तो उसमें आप ऐसे ही पाएंगे कि इनेबल और ये सब चीजें एक्टिव लो हैं। और इसका रीजन ये है कि आप की जो आईसीज होती हैं, कौन सी आईसीज होती हैं, टीटीएल आईसीज जो आप लैब में यूज करते हैं, तो उसमें ऐसा होता है कि अगर आप उस पिन को अनकनेक्टेड छोड़ दें, यानी किसी पिन को कनेक्ट ना करें, तो उस पर बाय डिफॉल्ट 1 आ जाता है। और बाय डिफॉल्ट 1 आना अगर ऑन के लिए है तो आपकी आईसी, आपने सोचा कि मैंने कनेक्ट नहीं किया ये ऑफ होगी, लेकिन एक्चुअली वो ऑन हो जाती है। तो इस वजह से अपोजिट काम करते हैं, यानी ऑन को वो 0 लेते हैं और ऑफ को 1 लेते हैं। यानी अगर आपने कोई आईसी की पिन ओपन छोड़ दी, उसे कनेक्ट नहीं किया, ठीक है, तो उस पर बाय डिफॉल्ट 1 आ रहा होगा और आईसी 1 पर ऑफ कंसीडर करती है। अगर आपको उसको 0 करना है या अनेबल करना है तो आपको फिजिकली बाहर से एक्सटर्नली उसे 0 देना पड़ता है। तो टीटीएल आईसीज आप चेक कर लीजिएगा, वेरीफाई करिएगा, कहीं पे आप इनपुट अप्लाई नहीं करें। से डिकोडर की आईसी लें और उस पे तीनों एक्स वाई जेड वाले इनपुट पे कुछ भी अप्लाई ना करें, लेकिन उसे इनेबल कर दें। तो आप देखेंगे कि आपकी जो 7 वाली लाइन है, F7 वाली लाइन, वो इनेबल हुई हुई होगी। क्यों? क्योंकि आईसी की अगर जो पिंस कनेक्टेड नहीं होती तो उन पे बाय डिफॉल्ट 1 1 1 आ जाता है। इंटरनली वो इस तरीके से पुल अप हुई होती है कि 1 1 1 आ रहा होता है, इस वजह से आपका जो है F7 इनेबल हो जाएगा। तो दैट्स वाई आईसीस को एक्टिव लो रखा जाता है इनपुट पे, ताकि उन्हें एक्सटर्नली ऑन करें तो ऑन हो, वरना वो बाय डिफॉल्ट ऑफ रहे। और 1 का मतलब ऑफ इसीलिए रहता है क्योंकि आईसी की फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऐसी है कि 1 बाय डिफॉल्ट आ रहा होता है। और इसीलिए बहुत सारी आईसीज आपने देखा कि आउटपुट एक्टिव लो होते हैं, क्योंकि आईसीज एक दूसरे के आगे पीछे लगती हैं, कैस्केड होती हैं। तो पहली आईसी का आउटपुट दूसरे का इनपुट बनता है। तो अब आप सोच लें कि पहली आईसी
अगर आउटपुट जनरेट एक्टिव लो करेगी तभी तो एक्टिव लो इनपुट पे जाके फिट होगा ना। अगर अपोजिट होगा तो कैसे फिट होगा, बीच में हमें इन्वर्टर लगाने पड़ेंगे। तो उस इन्वर्टर लगाने से बचने के लिए क्या है कि आईसी के इनपुट, तो मैंने आपको रीजन बता दिया कि क्यों एक्टिव लो करते हैं। तो इसी वजह से हम आउटपुट भी एक्टिव लो जनरेट करवा देते हैं, ताकि हमारे पास जो है आईसी में डायरेक्टली लग सके, बीच में इन्वर्टर खुद से ना लगाना पड़े। तो ये एक रीजन है। ठीक हो गया। तो इनेबल की मैंने एक आईसी आपको पिछले लेक्चर में कराई थी, उसमें याद होगा आपको कि 3 इनेबल लाइंस थी, उन तीनों के ऊपर आप वैलिड कॉम्बिनेशन देते थे तो ही वो आपको इनेबल करती थी, अदरवाइज नहीं करती थी। तो उसको चाहे तो हम रिविजिट करके देख सकते हैं। मैं आपको याद दिला देता हूँ कि क्या थी, टाइम है तो अम, ये वाली आईसी। ठीक है, तो ये वाली आईसी आप देखें तो इसमें इनेबल देखें, ये 3 लगे हुए हैं, ये 3 इनेबल हैं और इन पे एक वैलिड कॉम्बिनेशन और क्लियरली बता रहे हैं कि इस पे 0 दो क्योंकि बाहर है, इस पे 0 दो क्योंकि बाहर है, इस पे 1 दो, तो ही आईसी इनेबल होगी। और ये आप करके देख भी सकते हैं, और मैंने करके बताया भी था कि इस पे 1 सिर्फ इसी कॉम्बिनेशन में आएगा और इसी सूरत में ऑन होंगे। और इसका ट्रुथ टेबल भी हमने देखा था, और मैं दोबारा से भी दिखा देता हूँ। इसका ट्रुथ टेबल हमने ये देखा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये नॉर्मल ऑपरेट करती है जब ये इनेबल होगा, और ये मैंने बताया था और है, अदरवाइज वही एक्स 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 है और आईसी हाई है। ये एक्टिव हाई आउटपुट नहीं बल्कि एक्टिव लो आउटपुट प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर इतना ही था। अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन या क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं, वरना फिर हम कंक्लूड करें। ठीक है, तो फिर लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।